नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। अब किरण चौधरी ने जहां उन्हें विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से आमंत्रित न किए जाने की बात कही, तो भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए अपनी बेटी पूर्व सांसद की दावेदारी इस बार भी पेश कर दी है। ऐसे में उदयभान से लेकर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से किरण चौधरी पर पलटवार किया गया है। चर्चा कांग्रेस की गुटबाजी और बयानबाजी को लेकर करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा कांग्रेस को नए प्रभारी मिले और लगा नए प्रभारी बावरिया कांग्रेस में एकता और अनुशासन का दीपक जलाने में कामयाब होंगे। हालांकि बावरिया की ओर से प्रयास भी किए गए। 2 दिन में चंडीगढ़ में ताबड़तोड़ बैठक कर पार्टी को एकता का मंत्र दिया गया। गुटबाजी से ऊपर उठकर पार्टी की मजबूती के लिए आह्वान किया गया। लेकिन बावरिया की बैठक से लेकर अब तक पार्टी में गुटबाजी से लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पार्टी ने कार्यकर्ताओं का रोड मैप सामने रखा तो कार्यक्रमों के निमंत्रण न मिलने की हर बार शिकायत करने वाले किरण चौधरी ने 9 जुलाई को भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का निमंत्रण न मिलने को लेकर फिर से बयान दे डाला। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने खुद किरण चौधरी को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने स्वयं टेलीफोन किया उनको। उन्होंने किस हिसाब में कहा है मैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैंने स्वयं उनको टेलीफोन किया। और सारे विधायकों की जिम्मेवारी आफ्ताब की होती है। आफ्ताब साहब है नहीं, भूषण जी सबको कहें, जितने भी विधायक मिले सबको कहा गया और उनको मैंने स्वयं टेलीफोन किया। भूपेंद्र हुड्डा ने किरण के आरोपों को कहीं न कहीं झूठ करार दिया तो हुड्डा ने 2019 में पार्टी के टिकट वितरण को हार की वजह भी बताया। आपको पता है दूसरी बार क्या स्थिति थी, ये कहां से कहां पहुंचे थे। केवल 4000 वोट का फर्क था। ये नहीं, अब लोगों के मन की वो नहीं थी। लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों का मन बना हुआ था। कहीं रही होगी तो हमारी कमी रही होगी, चाहे टिकट वितरण में रही हो चाहे और कहीं रही हो। लोगों की तरफ से तो ये सरकार चलती कर दी थी। 4000 वोटों का फर्क था। सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस होती, केवल 4000 वोट और चांस फैक्टर था। मतलब हाँ, मतलब 500 से हार गया, 700 से हार गया। इस प्रकार से 4000 वोट और आ जाती कांग्रेस की अलग अलग सीटों पर, तो हमारी सिंगल लार्जेस्ट थी। और 44,000 वोट और आ जाती, जहाँ करोड़ों वोट पड़ी हैं, वहाँ फिर हमारी मेजोरिटी आ गई। हुड्डा जहां 2019 के टिकट वितरण पर बात कर रहे हैं, तो किरण चौधरी ने 2024 को लेकर अभी से दावा कर डाला कि भिवानी महेंद्रगढ़ से उनकी बेटी श्रुति ही चुनाव लड़ेंगी और भिवानी महेंद्रगढ़ चरखी दादरी इन 3 जिलों के लिए खुद वो और उनकी बेटी सक्षम है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। वो तो मुझे पता नहीं। और यहाँ पे भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो ये 3 जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं। यहाँ तो हमारा है और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को आगे MP देना है और आगे अपने सरकार के अंदर बढ़िया तरीके से सरकार बनाना है। सभी बड़े नेता आप हमें जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, हम सक्षम हैं। राहुल जी का और दूसरों का वो तो उस समय की बात है, लेकिन और तो कोई किसी की हमारे को जरूरत नहीं है। मैं और श्रुति यहाँ पे सक्षम है। किरण चौधरी के दावे से कांग्रेस में खलबली नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने किरण के दावे पर सवाल उठाते हुए इसे गलत करार दिया। ठीक है, उन्होंने घोषणा की होगी, लेकिन आपको पता है कि क्या तरीका है टिकट मिलने का। तो पार्लियामेंट जो बोर्ड है हमारा CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सेंट्रल हमारा इलेक्शन कमेटी है, पहले प्रदेश से पैनल जाएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, यहाँ से पैनल जाएगा, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा, वहाँ पर जाकर के मोहर लगेगी। तो जिसका भी होगा फैसला, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। अभी अगर कोई कैंडिडेट वो है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है, वो अपने बोलो। अल्टीमेटली तो जब समय आएगा वो बताएगा, जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए सबके लिए वोट मांग रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे। उदयभान ने किरण चौधरी के 3 जिलों में दावे पर भी कटाक्ष किया। सारा हरियाणा सबके लिए खुला हुआ है।
3 जिलों की जो बात कर रही है, उससे पहले तो प्रदेश की बात किया करती थी, अब 3 जिलों पे ही क्यों सीमित हो गई? सारा प्रदेश ही उनका है, बात करनी चाहिए। संगठन का हमारा प्रभारी बहुत गंभीरता से इसको ले रहे हैं और प्रक्रिया जो चल रही है 1 to 1 वो बातचीत कर रहे हैं सभी सीनियर साथियों से। हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी संगठन बनेगा। जाहिर है सभी दल जहां इन दिनों चुनावी तैयारी में जुटे हैं, तो कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और बयानबाजी दिनों दिन तेज होती जा रही है। बार बार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदले जाने के बावजूद भी कांग्रेस संगठन के गठन में कामयाब नहीं हो पाई है। तो वहीं अभी से सीटों के लिए दावे और दावों पर पलटवार ये साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस से गुटबाजी दूर करना और सभी बड़े नेताओं को एक साथ लाना टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। लिहाजा हालात यही रहे तो पार्टी के लिए 2024 की राहें आसान नहीं होंगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के सवाल की कांग्रेस में कब और कैसे थमेगी बयानबाजी? क्यों खत्म नहीं होती कांग्रेस की गुटबाजी? प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी बदले गए, ना संगठन बन पाया और ना ही गुटबाजी और बयानबाजी खत्म हो पाई। क्या इसी तरह से इन्हीं बयानों के साथ चुनावी मैदान में जाएगी कांग्रेस पार्टी? कैसे और कब होगा कांग्रेस में संगठन का गठन? सवाल ये थे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे इन सवालों के जवाब लेने का हम प्रयास करेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लेकर आज मुख्य तौर पर चर्चा होने वाली है। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता कृष्ण ढूल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर सिंह ढूल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, न्यालो प्रवक्ता रजवंत दहिनवाल और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ स्टूडियो में हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी भी चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत रविंदर सिंह ढूल जी आपसे। क्या अभी से डिसाइड हो गया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ही दावेदार होंगी, उम्मीदवार होंगी, जिस तरह का दावा कर दिया गया है किरण की ओर से? दावेदारी दिखाने का पूरा हक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नेत्री अपने आप को दावेदार मानती है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं जो मेहनत करता है उसे अपने आप को दावेदार मानना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि भाई पार्टी में टिकटों का फैसला जो है हाईकमान करेगी, ना कि कोई नेता। पहले वाला पुराना कोटा सिस्टम जो हरियाणा के अंदर हुआ करता था वो समाप्त हो गया। ये वही कोटा सिस्टम तो था जिसके कारण पिछली बारी सरकार नहीं बनी। न तो पिछली बारी कांग्रेस की सरकार बड़े आराम से बड़े बुलंद तरीके से आती, कितनी सारी सीटों को बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से कांग्रेस ने आ रहा है। वो इसी कारण से कि भी कहीं ना कहीं कई जगह पे टिकट का वितरण केवल इसी कारण से गलत हो पाया कि किसी नेता विशेष की सिफारिश से जो है कोई सीट जो है में टिकट दी गई और किसी के टिकट को काटा गया। तो किरण चौधरी जी अपनी दावेदारी करें, उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। और ये हाईकमान को देखना है कि उनको टिकट कहाँ पर किस जगह पर बहन श्रुति जी को जो हमारे कार्यकारी अध्यक्षा भी है उनको देनी है, वो हाईकमान देखेंगे मेरे हिसाब से। नहीं, वो केवल दावा नहीं कर रही है, वो तो ऐलान कर रही है कि भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए केवल हम काफी हैं, बल्कि किसी और दूसरे नेता की जरूरत भी नहीं है इन 3 जिलों में, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, वही इसी का दावा ही कहते हैं ज्योति, उनको दावा कर, मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है टिकट के लिए। इस दावेदारी को लेकर के मेरे हिसाब से हाईकमान के पास में जाना चाहिए, उनको जाकर के कहना चाहिए कि भाई हमें टिकट दी जाए। तो मुझे नहीं लगता कि यदि हाईकमान उसको ठीक समझते है तो हाईकमान उन्हें टिकट दे, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हाईकमान के सामने उनको अपनी बात रखनी चाहिए और प्रक्रिया के तहत ये हो सकता है कि टिकट किसे मिले और किसे ना मिले। बिल्कुल निश्चित तौर पर टिकट प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी। दावा करना सबका हक है, राजनीति के अंदर चुनाव लड़ना जो है सभी का हक है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, कांग्रेस के अंदर भी लोकतंत्र है। इसी कारण से आपको बहुत सारी तरह की चीजें बाहर आती दिखती है, लेकिन उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली या कोई वरिंग ऐसी सिचुएशन नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ में डिबेट में कहा था, आज मैं हुड्डा साहब का भी बयान पढ़ रहा था एक समाचार पत्र के अंदर, उन्होंने बाकायदा आपत्ति जारी की कि भाई जो जिस प्रकार से हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग को बाहर बढ़ा चढ़ा करके कुछ जगह पर रिपोर्ट किया गया है, वैसा कुछ भी चीज नहीं हुई थी। आज भी कांग्रेस पूरी तरह से संगठित है, ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है उनकी, किसी का अपना विचार है कि मेरा विचार है, मैं अपने आप को सर्वोच्च समझता हूँ, किसी और का कोई विचार हो सकता है। हाँ। लेकिन पार्टी सबसे ऊपर है। लेकिन ये बढ़ा चढ़ाकर भी कांग्रेस नेताओं ने तो पेश किया ना, बढ़ा चढ़ाकर भी रविंदर सिंह ढूल जी, ये आपकी पार्टी के नेताओं ने पेश किया मीडिया से बातचीत में
इसमें दिक्कत नहीं है कुछ भी। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ज्योति, आप एक बार बताइए, हम यहाँ पर कांग्रेस की गुटबाजी का यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम इस बारे में क्यों नहीं बात करते? कल जेजेपी की जुलाना के अंदर रैली थी, उसके अंदर जेजेपी के कौन कौन से विधायक स्टेज के ऊपर एब्सेंट थे? हम इस बारे में क्यों नहीं बात करते कि जब राव अपने इंद्रजीत की रैली होती है उसमें मुख्यमंत्री एब्सेंट है, मुख्यमंत्री का स्टेज से नाम भी नहीं लिया जाता? क्या ये सार्वजनिक स्तर के ऊपर जो है अपने विचारों को प्रकट करना केवल कांग्रेस के लिए गुटबाजी माना जाता है, बाकी दलों के लिए कुछ भी नहीं माना जाता है? मैं तो नहीं मानता कि कोई किस प्रकार की कोई चीज है। पार्टी संगठित है, हमारे सर्वोच्च नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया। ठीक है भाई, किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, जिस तरह मुझे किसी चीज से आपत्ति हो सकती है, मैं अपनी आपत्ति को जता दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। नहीं, हम ऐसा आप ना कहें कि हम दूसरे दलों को लेकर बात नहीं करते, हम दूसरी पार्टियों को लेकर भी बात करते हैं, लेकिन आज विषय है कांग्रेस का। कृष्ण ढूल जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। ढूल साहब, क्या इसे कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र समझा जाए कि किरण बार बार कह देती हैं कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया? अब तो चूंकि भिवानी में कार्यक्रम होना कि इस बार भी किरण की ओर से कहा गया कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। ये एक तो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी, दूसरी ओर ये कहना कि उन्हें तो आमंत्रित ही नहीं किया जाता है। इस बार भी रिपीट किया गया कि इस बयान को। देखिए ज्योति जी, रविंद्र छोटा भाई है मेरा, उसने एक चीज तो मानी है अभी, वो इतना भी नया प्रवक्ता आया है, पहले मेरे साथ था, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में भी प्रवक्ता था, भाई बहुत अच्छा बोलता है और साधुवाद है इसको। अब एक तो मान लिया उसने कि भाई कोटा था, पिछली बार हम इसलिए आ गए तो कोटा था, अब कोटा खत्म हो गई है तो रविंद्र भाई ने तो पता नहीं, क्योंकि वो तो कल ही आया। और अभी आपके सामने अभी आपने क्लिप चलाई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद बोल रहे थे, मैंने किरण चौधरी को फोन किया, बिल्कुल, और किरण चौधरी की भी अपना सुनवाई अकबर सिंह होता ही नहीं दिया गया। तो इसका मतलब दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। अब कौन बोल रहा है, ये रविंद्र भाई पैक करके बता देंगे, ये पूछ के बता दें। और ऑब्वियस है कि इनकी भी मजबूरी है, न्यू करेंगे। और भूपेंद्र हुड्डा साथ बोलना है क्योंकि वो साथ आदमी है, पर लोकतंत्र कांग्रेस में नहीं है, ये चीज तो तय होगी। क्योंकि आज की स्थिति में कांग्रेस जो है, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, आज नहीं पिछले 20 वर्षों से, जब से वो सीएम बने हैं तब उन्होंने मजबूर किया भजन लाल को कि वो पार्टी छोड़ करके बाहर जाएं, तब उन्होंने मजबूर किया वीरेंद्र सिंह तोमर को कि वो पार्टी छोड़े, तब उन्होंने मजबूर किया राव इंद्रजीत को कि वो पार्टी छोड़े, और कुलदीप बिश्नोई को, मतलब कितने सारे लोग। और अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला किया, टीएसओ के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टीएसओ है। तो उस पूरी बातों के बीच में अभी भी मुझे बड़ी हंसी आती है ये सोच करके कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है। कांग्रेस के अंदर तो मैं ये कह सकता हूँ, एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही विचार, ये चलता है। राहुल गांधी जी कैबिनेट मीटिंग में बात हटा करके अध्यादेश पाड़ देते हैं, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ जो अशोक तंवर जो भी इनकी पार्टी में नहीं है, अध्यक्ष रहते हैं, उनके लट मार दिए बेचारे गरीब के दलित के, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। शैलजा को अध्यक्ष ने रहने दिया, राज्यसभा की टिकट उसके पोते की थी, उनका बेटा पिता पुत्र दोनों हार गए, तो वो वही वहां गई थी। तो किस प्रकार के लोकतंत्र की आप बात करते हो? कौन सा लोकतंत्र है? साबित तो करो। लोकतंत्र में ऐसे होता है क्या? परिवार में तो मान लिया। मैं तो आज फिर कह रहा हूँ रविंद्र भाई को, ज्योति जी आपकी डिबेट पे चलते चलते, कि कांग्रेस किसी एक मीटिंग में सारे नेताओं को एक मंच पर खड़ा करके और रोड़ा हुए बनावा मीटिंग जनता दो, हमने मान लेंगे कांग्रेस का लोकतंत्र आ गया। बिल्कुल। और जो आप भाई बात कह रहा था कि भाई आपको हमेशा सिर्फ कांग्रेस का ही मुद्दा चलता है क्या? भाई हमारी पार्टी तो अनुशासन की पार्टी है, उसमें एक दो बार जो बातें हुई, ज्योति जी आपके चैनल पर मैं डिबेट के लिए आया था, जब अनिल विजय ने होम को लेकर के पीछे 2-3 बार लगातार कई बार जो मीटिंग हुई थी और इस प्रकार की डिबेट चर्चा बड़ी थी का, और उनको सीआईडी को लेकर के विवाद था, विवादों को, और कई बार ऊपर का धनखड़ का बयान आया, या मान लो राव इंद्रजीत का बयान आया, या मान लो हमारे वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, तो डिबेट तो बनती है, तो डिबेट से क्यों बोल रहे हैं? चैनल का काम डिबेट करना है और हमें अपनी पार्टी के तथ्यों को रखना है। तो कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को सिरे से मैं करता हूँ, ग्रुपिज्म है, और ग्रुपिज्म के चलते ही अगला चुनाव ये हार रहे हैं। इसीलिए खिसियानी में कंपानों से वो उसने ना कहे, वो उसने ना कहे,
डहिनवाल जी, इनेलो पार्टी हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी की जो स्थिति है प्रदेश में, नए नए प्रभारी आए हैं, सभी इकट्ठे रहे, एकजुट रहे, अनुशासन हो, गुटबाजी बयानबाजी खत्म हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उल्टा बयानबाजी जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं बढ़ती जा रही है। कैसे देखते हैं इनेलो? देखिए ज्योति जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, काफी लंबा समय हो गया इनको इसको सुलझाने में, लेकिन सुलझ नहीं पा रहे। जो भी प्रभारी, कोई पहला प्रभारी नहीं है, इससे पहले भी 6 प्रभारी और आ चुके हैं और वो भी लगातार यही प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से जो कांग्रेस है उसको मजबूत कैसे किया जाए, लेकिन जो भी प्रभारी आए अब तक विफल ही हुए हैं। जल्दी ही वो उनको छोड़कर जाना पड़ता है। बड़े से बड़े जो कांग्रेस के धुरंधर थे वो आए। कारण उनका क्या रहा कि जो हरियाणा कांग्रेस की जो फूट है, उस फूट को वो जो लोग हैं उनके मन को मिलाने में वो कामयाब नहीं हो पाते। एक तरफ उनको चाहे बस में बैठाने की बात करें या एक कमरे में बंद करने की, बंद कमरे में बैठाकर उनके चर्चा करने तक, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है, पूरा जहर उगलते हैं। आज कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, सोचनी तो उसको जनता की चाहिए और संगठन भी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी तक उनका संगठन नहीं हुआ है। एक पार्टी सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। अगर सत्ता पक्ष अगर कोई सही काम नहीं कर पा रहे हैं तो विपक्ष की जिम्मेवारी, मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी बनती है कि वो उन कार्यों को आगे लेके आए, सरकार को घेरने का प्रयास करे ताकि वो जनता के जो कार्य हैं उनको कराया जा सके। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस है वो इन चीजों से बिल्कुल दूर हो चुकी है। उनका काम क्या है कि किस प्रकार से जो कांग्रेस को मजबूत ना करके अपने आप को मजबूत दिखाया जाए, कांग्रेस से ज्यादा मजबूत खुद को दिखाया जाए। चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उन्होंने इस चीज को एक कदम आगे लिया हुआ है। वो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, वो कार्यक्रम कांग्रेस का ना करके वो अपने लेवल पे अपने दम पर प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो और नेता हैं वो जहां कांग्रेस की बात करते हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक कदम अलग चलकर कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी लेग पुलिंग करते हैं और ये उसी का खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी और उसके कांग्रेस को ही नहीं भुगतना पड़ रहा, उसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष उनकी सुन नहीं पा रहा। अब मुख्य विपक्षी दल के पास जा रहे हैं तो उनके पास जनता की बात सुनने का समय नहीं है। अब रही बात चौधरी अभय सिंह चौटाला की, जो कि जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। जिस प्रकार से उन्होंने 14 जिले में आज 15वें जिले में प्रवेश कर जाएंगे और 15वें जिले में आज प्रवेश के साथ उन्होंने 55 विधानसभा भी अपनी कवर कर ली है। जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। लगभग 1400 गांव उन्होंने कवर करके लाखों लोगों से सीधा संवाद किया है। वो क्यों किया है? वो ये किया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने का कहीं भी प्रयास नहीं करते, उनका समाधान करने के कोई भी एक ऐसा प्रयास कर ही नहीं पा रहे जिससे कि ये लगे कि जनता ने सरकार बनाई। अगर सरकार काम नहीं कर पा रही तो विपक्ष का काम भी वो नहीं निभा पा रही कांग्रेस वाले। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला विपक्ष का मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जनता से सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला काम नहीं है ऐसा कि आज ही हुआ है। लगातार कांग्रेस की जो फूट है वो जनता के बीच में आ रही है। रही फूट की बात अकेले कांग्रेस की करें तो इससे पहले हमारे साथी प्रवक्ता कह चुके हैं, फूट भी भारतीय जनता पार्टी में भी है, फूट जेजेपी में भी है। सिर्फ और फूट किस चीज के लिए है? ये सत्ता हथियाने का एक प्रयास है उनका। वो सोचता है कि मैं सत्ता हथिया लूं, वो सोचे मैं सत्ता हथिया लूं, लेकिन इस प्रकार से सत्ता नहीं आती। सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। 46 विधायक पाने पड़ते हैं। 46 विधायक आएंगे तो जनता अपने आप ही बना देगी, विधायक सीएम बना देगी। लेकिन ये उससे पहले विधायक तो बाद की बात है, चुनाव में अभी 1.5 साल बाकी है, लेकिन ये उससे पहले ये सिर्फ टवल की स्थिति इनमें बनी हुई है। ये जनता की तो तब सुनेंगे चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए, बल्कि लोकसभा चुनाव में तो कम ही समय बचा के और सभी पार्टी इलेक्शन मोड पर के। पंकज जी, आप लोग भी लोकसभा की बातें ज्योति जी मैं एक छोटी सी बात और कह के खत्म कर देता हूं। जिस प्रकार से ये 100 घोषित करके अपनी अपनी टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक पार्टी की बड़ी फूट को उजागर कर रहे हैं। अगर ये टिकट आज ही घोषित कर देंगे तो बाद में इनकी हाईकमान क्या करेगी? या तो फिर ये हो सकता है कि पार्टी हाईकमान से बड़े ये नेता हो गए जो अपने आप को स्वघोषित नेता बता रहे हैं, स्वयंभू नेता बना रहे हैं। इनका धरातल पर क्या प्रभाव होगा वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन आज की डेट में इनको टिकट डिक्लेयर करने की कोई भी व्यक्ति अपने आप को, आप ही कह रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा
कि टिकटों टिकट के लिए मेरी ही दावेदारी, डिक्लेयर होगी। ठीक है, दावेदारी तेज हो जाएगी, नजर भी आ रहा है अभी भी। पंकज जी, आप लोगों ने भी संगठन का, दावेदारी जताना अलग चीज है, हाँ। लेकिन घोषित करना गलत हाँ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐलान कर देना, सीधी घोषणा कर देना कि ये तो चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे, यहाँ से खुद ही इस बात का ऐलान कर देना। बेनीवाल जी, अशोक तंवर के हालांकि खुद का मोर्चा बनाया, टीएमसी में गए, उसके बाद फाइनली आपकी पार्टी में अभी गए। अब भी कांग्रेस में कुछ नेता वो हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बहुत बार बयानबाजी करते हैं, जिनमें किरण एक प्रमुख चेहरा है। तो उनकी ओर से बार बार ये कहना कि इनवाइट नहीं किया गया। अब भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये भी एक संशय की स्थिति है, जो कि ढुल साहब ने भी कहा, कृष्ण ढुल जी ने भी कहा कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच भी, जनता के बीच भी इस बात को लेकर संदेश जाता है। ज्योति जी, पहले तो आप सबको नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के अंतर लोकतंत्र नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। भिवानी में किरण चौधरी जी कहती हैं कि मेरी बेटी और हम लोग ही काफी हैं, और उन्होंने अपना वहां पर स्थापित कर दिया। वहां उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये कहा कि मैंने खुद फोन किया है, उसी वक्तव्य में तीसरी चौथी लाइन में ये भी था, जब एक पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा एमएलए मेरे साथ होंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। यानी कि ये तो स्वयंभू बन जाते हैं, खुद अपने आप को। वहां पर वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर वो 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए, अपनी बिटिया के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के लिए चल रहा है। वहां पर किरण चौधरी जी स्वर्गीय बंसीलाल जी के परिवार से आती हैं, उनके बाद उनके बेटे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी आए, फिर किरण चौधरी जी आई, अब श्रुति चौधरी जी। इन लोगों को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर क्या इसके अलावा, इस परिवार के अलावा एक आदमी नजर नहीं आता? पूरे कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन है वहां पर, हरियाणा विकास पार्टी भी रही है इन लोगों की, लेकिन क्या इस परिवार के अलावा वहां पर एक आदमी नहीं है? इन्होंने ये कह दिया कि हम ही काफी हैं। अरे भैया, जनता काफी है, जनता जनार्दन है वहां पर। जनता चाहेगी तो आप बनेंगे, आप अपने आप में कुछ भी कहते रहो। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अगर ज्यादा से ज्यादा मेरे पास एमएलओ का बल होगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। यानी कि ये वहां पर जो सेंटर अपनी बात करते हैं कि हमारी ऊपर की एक कमेटी और है, उस पर दबाव बनाने की राजनीति है इनकी, अपने वर्चस्व की लड़ाई है कि मैं किरण चौधरी से बड़ा, किरण चौधरी चाहती है कि मैं उनसे बड़ी। ये इनके सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। इनकी बयानबाजी कभी नहीं थम सकती, ना इनका कभी संगठन बन सकता। 2 साल से इनका संगठन नहीं बना, 1 साल से ज्यादा उबेद वांझी को बने हो गए, अब संगठन नहीं बना। बार बार ये कह देना कि हमारा संगठन बनने वाला है, संगठन तो आम आदमी पार्टी बना रही है। लगातार 3 लिस्टें जारी कर दी। कल भी एक ज्योति जी, हिसार के अंदर हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, हमारे जो नए पदाधिकारी हमने जो अभी बनाए हैं, उन सब को वहां पर शपथ दिलाई जाएगी कि हमें हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के मुद्दों के लिए जो काम हम दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं, उन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हरियाणा में 2024 के अंदर सरकार बनाएंगे। हम जनता के बीच गए, हमने 11 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए। उनमें हमारे मुद्दे क्या थे? हमने जनता से सिर्फ यही संवाद किया कि हम आएंगे तो अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए, हम आएंगे तो अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हम आएंगे तो अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे, हम आएंगे तो महिलाओं को फ्री की बस यात्रा देंगे, हम आएंगे तो बुजुर्गों को श्रवण यात्रा देंगे फ्री में, हम आएंगे तो फरिश्ते योजना लागू करेंगे, हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस या बीजेपी के जैसे डकोसलेबाजी नहीं करेंगे, चुनावी मुद्दे नहीं बनाएंगे। फ्री बिजली अगर हमने दिल्ली में बोली तो दी, पंजाब में बोली तो दी। अगर कांग्रेस में दम है तो हरियाणा में 10 साल थी, जब क्यों नहीं दी? आज कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल से सीख गए हैं शायद कि कैसे फ्री बिजली दी जाती है, और शायद बीजेपी भी इससे सीख गई है, क्योंकि हिमाचल में और कर्नाटक के अंदर बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि फ्री बिजली हम देंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल से लोग सीखते जा रहे हैं कि बिजली का सिस्टम जो है वो फ्री हो सकता है। जनता के टैक्स का पैसे से जनता को सुविधाएं दी जा सकती हैं। जो एक एमएलए एमपी को सुविधाएं मिलती हैं, वो जनता को भी दी जा सकती हैं। जनता के ही पैसे से अपना घर नहीं भरा जा सकता। ये धीरे धीरे अब अरविंद केजरीवाल के पचीनों पर, जो आम आदमी पार्टी की नीतियां, जो बेसिक मुद्दे हैं जनता के, उनके ऊपर अब ये सारे बातें करने लग गए हैं। तो आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ रही है, अपना हरियाणा के अंदर वर्चस्व बढ़ा रही है, जनता के बीच जा रही है। 11 लाख नए सदस्य बनाए थे, अब हमारे को 40 लाख नए सदस्य तक पहुंच रहे हैं। ये तो पंकज जी सभी पार्टियों के दावे हैं वर्चस्व बढ़ाने के या संगठन मजबूती के। मैं तो कांग्रेस में भी बताया आपको कि कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है। किरण चौधरी ने कहा कि मेरे पास फोन नहीं आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैंने फोन कर दिया। अब इनका बीच में चाहो कौन करेगा, कौन बताएगा इसको? 2 बंदरों की लड़ाई में वो कौन सी कहानी है, उस कहानी पर कौन जाएगा? कौन वहां पर बताए कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है? दोनों ने पल्ला झाड़ लिया, मेरे पास फोन नहीं आया।
किरण चौधरी जी ऐसा ही बयान पहले भी कह चुके हैं, जब एक बार एक बैठक हुई थी कि मेरे पास फोन नहीं आया। बहुत बार वो कहते हैं कि तो ऐसा हर बार किरण चौधरी जी ये दिखाती हैं कि हुड्डा का जो चल रहा है वो हमारा अनदेखी कर रहा है, और वहां पर इसीलिए उनको मजबूरी बस अपनी दावेदारी पेश करनी पड़ती है कि हम ही काफी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जरूरत नहीं है। इशारों में उन्होंने ये कह डाला। जादौन साहब, राज्यसभा चुनाव से खास तौर पर हम देख सकते हैं कि किरण चौधरी के बागी तेवर ही कहा जाएगा, या खास तौर पर हुड्डा खेमे के खिलाफ खुलकर वो बोल रहे हैं, तो आप क्या मायने मान रहे हैं उनके इस तरह के बयानों के? अब तो हुड्डा साहब भी कह चुके हैं कि उनको इनवाइट किया गया, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी बार बार बयान देते हैं, अब बेटी के चुनाव लड़ने को लेकर भी खुद ही ऐलान कर दिया गया है, और ये भी कहा गया कि 3 जिलों के लिए हम माँ बेटी ही काफी हैं। क्या मायने इस तरह के बयानों के? अब देखिए, ऐसा है कि हरियाणा कांग्रेस में तो गुटबाजी का कल्चर जो है ना बहुत गहरे तक समा चुका है। जो मेन प्लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किसी तरह का समन्वय करने को तैयार नहीं, साफ दिखाई देता है। किरण जी हो चाहे कोई और दूसरे नेता हो, उनका सबका ये हाल है कि वो अपनी ढपली अपना राज चलाने वाले हैं, और वो उन्होंने तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लिया है कि ये हमारी कांग्रेस, हम यहाँ तक हैं, ये हमारी कांग्रेस रहेगी, ये उनकी कांग्रेस है, ये उनकी कांग्रेस है। तो इस तरह से जो है पार्टी का जो नुकसान हो रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मतदाता के मस्तिष्क में भी इस बात का एक दुष्प्रभाव पड़ता है कि ये पार्टी इतने गुटों में बटी हुई है तो किस तरह से प्रदेश के लिए काम कर पाएगी और किस तरह से जो है भला होगा। क्योंकि अगर मान लो किसी एक गुट को पावर मिल जाती है तो वो दूसरे गुट को इग्नोर करेगा, उससे संबंधित क्षेत्र को इग्नोर करेगा, ये एक धारणा बनती है। तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, और कांग्रेस मुझे लगता है कि गुटबाजी और संगठन नहीं होने के कारण पिछली बार भी अपनी सत्ता खो चुकी, और इस बार भी वो शायद यही करने को तैयार है। ये तमाम नए नए प्रभारी आ गए और हाई कमान ने भी अपना जो है संज्ञान लिया है, इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। और अब ये बावरिया जी आए थे, वो बता रहे संगठन की लिस्ट तैयार है। संगठन की लिस्ट तो एक ऐसा सपना हो चुका है, मतलब दिन में देखा हुआ सपना है जिसको कभी पूरा होना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो लगातार जिस तरह से लिस्ट अटक जाती है, वो कह गए कि पहले मैं सबका आकलन करूंगा, जिनके नाम प्रस्तावित है लिस्ट में उनकी क्या क्षमता है, क्षेत्र में क्या स्थिति है, वो देखेंगे, कुछ फीडबैक लेंगे, तो यही चलता रहेगा क्रम। और चुनाव काफी नजदीक है। दूसरे दलों को देखिए कि वो किस तरह से अपनी तैयारी में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन सहयोगी जेजेपी भी तैयारी में कहीं कम नहीं, चाहे कैसी भी बयानबाजी चल रही हो, लेकिन वो पूरे मनोयोग से अपने संगठन को खड़ा करने में, अपने मतदाता को मोबिलाइज करने में, लगातार उसको जागृत करने में जुटे हुए हैं। और कांग्रेस में गुटबाजी का ही राज चल रहा है, वो एक दूसरे को सुना रहे हैं और ये चलता रहेगा। तो मुझे लगता नहीं कि निकट भविष्य में ये गुटबाजी समाप्त होगी, क्योंकि गहराई से कल्चर समझ चुका है। अब इसकी सच्चाई क्या, उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि नहीं किया, और किया है वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आमंत्रित किया होगा, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। अब उनके इनकार को भी झूठ कैसे कहा जाए, बड़ा मुश्किल है। रविंद्र ढुल जी, आपने पहले ही उत्तर में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं पिछली बार कुछ खामियां रही, और उनकी बाइट में हमने सुना टिकट वितरण को एक बड़ी वजह मानते हैं। आपने कोटे का जिक्र किया कि अलग अलग नेताओं के कोटे अब नहीं होंगे, तो ऐसे में किरण जब ये बयान दे रही हैं कि 3 जिलों के लिए वो और उनकी बेटी काफी हैं, ऐलान कर रही हैं अपनी बेटी के टिकट का, तो कैसे पार पाया जाएगा फिर ये कोटे की टिकट वितरण की जो प्रक्रिया, जो कि आपने ही कहा जो अब तक जारी रही? और पिछली बार अगर इसी कारण से चुनाव हारे तो कोई सबक नहीं लिया गया, इससे कुछ सीखा नहीं कांग्रेस ने? देखिए ज्योति, मैंने फिर कहा कि एक नेता अपनी दावेदारी कर रही है तो उन्हें करने में कोई आपत्ति हमें किसी प्रकार की नहीं है। मैं माफी के साथ आपको रोकते हुए, वो केवल दावा नहीं कर रहे हैं रविंद्र जी। श्रुति आज हमारे नहीं दिन के बुलेटिन में हमारे साथ फोन लाइन पर थे, हमने कहा कि उदयमान तो ओके, वो तो ऐलान तो बात तो पेंच तो यही फंसा है ना कि उनके हाथ में टिकट नहीं, वो कह रही लड़ना है तो लड़ना ही है। हमने उनको कहा कि उदयमान तो ये कह रहे हैं टिकट की एक प्रक्रिया होगी ना, संसदीय बोर्ड कमेटी, यहाँ से पैनल भेजा जाएगा, दिल्ली से नाम तय होगा, वो ये कह रही है लड़ना है तो लड़ना ही है। प्रक्रिया को लेकर उन्होंने नहीं कहा कि प्रक्रिया के तहत वो टिकट लेकर आएंगे दिल्ली से। 100% ऐसा ही होगा, जैसा माननीय प्रभारी जी ने कहा, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, 100% ऐसा ही होगा।
कोई भी नेता अपने इस प्रकार के विचार प्रकट करे, हमें उनके विचारों से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। उन्होंने अपनी दावेदारी दिखाई, अच्छी बात है। अपनी बातों को जाकर हाईकमान के साथ रखे, हाईकमान ठीक मानेगी तो उनको टिकट भी देगी, उनको समर्थन भी देगी, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। मुद्दा तो यही है ना कि भाई कांग्रेस को मजबूत बनाना है, मुद्दा तो यही है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो उसी के लिए हम लगे हुए हैं सभी के सभी। ठीक है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, बाकी लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब ये कहा जाए कि 3 जिलों के लिए हम काफी हैं, तो सीधा इशारा है कि इसमें एक लोकसभा सीट भी आ गई। इन 3 जिलों के जो विधानसभा हलके हैं, वहां किसको टिकट मिले, इस बात को लेकर भी किरण के अपने चहेते, उनके समर्थक, उनके चाहने वालों को टिकट दिया जाएगा। तो इस बात के अभी से इशारे शुरू हो गए हैं। तो जो कोटे के हिसाब से टिकट मिलने का कल्चर था कांग्रेस में, जो कि आपने कहा, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं दिखता। कम से कम बयान तो इस बात का इशारा कर रहे हैं। देखिए, वो स्क्रीनिंग कमेटी का हिस्सा नहीं है। ज्योति, इस बात को समझिए, पिछली बारी जो है हमें पता है कि महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर जो है या दादरी के अंदर कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी, कौन कौन लोग किस किस की सिफारिश से किस किस नेता को टिकट दी गई थी, इस तरह की सभी चीजें हाईकमान के इस बारे संज्ञान में है। हमारा जो उदयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था, उदयपुर के बाद में रायपुर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, दोनों अधिवेशनों में जो है हमारी पार्टी ने कई प्रकार के ऐलान किए हैं, तो कई प्रकार के उन्होंने संकल्प लिए हैं। तो अब इस बात को मान करके चलिए, जब हाईकमान ने पूरी तरह से, प्रभारी जी ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि भाई टिकट का फैसला जो है पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा, बाकायदा एक प्रोफेशनल तरीके से सर्वे भी कराया जाएगा, सभी नेताओं की बातें भी सुनी जाएंगी। ये भी उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई नेता जो है, बड़े नेता है, वो अपनी बात को रखेंगे तो उनको सुना नहीं जाएगा, सुना जाएगा, लेकिन फैसला हाईकमान करेगी, कोई कोटा नहीं करेगा, ये बात तय मान करके चलेगी। जी कृष्ण ढूल जी, एक तरफ देखिए दीपक बावरिया बैठक ले चुके हैं चंडीगढ़ में 2 दिन की, भूपेंद्र हुड्डा से अलग मुलाकात की गई, उदयभान से मुलाकात की गई। अब सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में वो घूमेंगे और बीजेपी जिस तरह से रैलियां कर रही है उसका तोड़ निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कि बावरिया कुछ अलग या नया कर पाएंगे हरियाणा कांग्रेस में? आवाज मिल रही है आपको? चले आएंगे आपके पास डेनवाल जी। चूंकि अब तक हमने कई प्रभारी देखे और कई हरियाणा अध्यक्ष देखे, संगठन का गठन बहुत बड़ी चुनौती रही, गुटबाजी को खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, जिससे कोई प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष पार नहीं पा पाया। ऐसे में बावरिया से कोई उम्मीद की जाए कि वो सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में घूमेंगे, वहां फीडबैक लेंगे, नेताओं से बात करेंगे, सबको एकजुट करने में, इकट्ठा करने में कामयाब होंगे? देखिए, कोई भी प्रभारी आज से पहले भी जो भी आए हैं कांग्रेस के, सभी ने प्रयास किया है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। कैसे किया जाए, उसके लिए उनकी जो अपनी कार्यकुशलता है उसके लिए उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया। लेकिन क्या है कि एक चीज है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ऐसे हैं जैसे कि जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए, और उसको छोड़ने की कई खास वजह थी। उन्होंने एक ही व्यक्ति का नाम लिया कि उस व्यक्ति से परेशान होकर, जिन्होंने सीधा कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी को ऐसे बनाया हुआ है जिनको ये कह सकते हैं बाप बेटे की पार्टी है, वो जो चाहे वही हो, और सिर्फ उसी वजह से ही वो लोग छोड़ के पार्टी चले गए। एक समय होता था जिसमें कांग्रेस में, चाहे हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, या चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, अशोक तंवर की बात करें, रमेश कौशिक, धर्मवीर, ये बड़े बड़े नेता होते थे जो जिनका अपने अपने जिले में अपना अपना महत्व होता था। उस समय कांग्रेस मजबूत भी होती थी और बिल्कुल कहा भी जाता था कि हाँ कांग्रेस मजबूत है। लेकिन जब वो लोग अगर कांग्रेस छोड़ के चले गए तो अब ये कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस अब एक ये चीज मान सकते हैं कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, और उस कमजोरी की वजह से ही कांग्रेस आज पिछले 10 साल से और वो सत्ता में नहीं आ पाई है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं, ये कह सकते हैं कि विपक्ष कमजोर था, उसकी वजह से बीजेपी आई है। उसमें हम अपनी कमी भी मानते हैं कि इंडियन नेशनल दल पार्टी में भी अगर कहीं फूट हुआ, विघटन हुई, तो उसकी वजह से उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। और अगर ये आज ये खामियाजे की बात है, अगर विघटन की बात है, फूट की बात है, तो कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए इस चीज के लिए कि हमारे पार्टी में किसी न किसी प्रकार की जो अंतर्कलह है उसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर ये उस चीज को लेकर अगर आगामी कार्रवाई को लेंगे, अगर पार्टी उन चीजों को सामने रखकर अगर पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी भी मजबूत होगी और जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा। आज इंडियन नेशनल दल पार्टी ने अपनी जो फूट है उससे सबक लिया है, उससे सीखा है।
और उसी पार्टी का उस फूट से निकलकर आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो इन चीजों को बहुत पीछे छोड़ आए कि कौन पार्टी में क्या कर रहा है क्या नहीं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें पार्टी में जनता से रूबरू कैसे होना है, क्योंकि सत्ता में लाने का काम करना है वो जनता का होता है। ये कोई नेता पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकते। जनता है वोट देने वाली। जनता के दिलों में अगर राज कर लिया जाए, जनता के दिलों में अगर घर बन जाए, उनका अपना एजेंडा क्लियर हो कि हम आपके लिए अगर सत्ता में आए तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो जनता के दिमाग में अगर नैरेटिव सेट कर दिया गया तो निश्चित तौर पर सत्ता आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये लोग एसी बंद कमरों में बैठकर यहाँ पर सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि अभी चुनाव बहुत दूर है। जनता के बीच में जाने से वो हिचकिचा रहे हैं और घर बैठे बैठे वो उसको नीचे दिखाने को लेकर है। डहीनवाल जी, जनता की आप लोगों को एकमात्र विधायक पर लाई है और जनता की इनको मुख्य विपक्षी पार्टी पर लाई है, इतना तो क्लियर है। ये भी जनता का ही मैंडेट है अपने आप में। नहीं, उस चीज के लिए मैं बता रहा हूं, प्रवक्ता जैसे हमारे साथ जुड़ जाए पीसीआर, मुझे बताइएगा। हमने सोचा है कि अगर हमने कहीं कमी हुई तभी तो जनता के बीच। कृष्ण ढूल जी, कांग्रेस हाईकमान को लेकर अगर बात करें, क्या हालांकि हरियाणा में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी है, क्या राज्य इकाइयों की गुटबाजी को कांग्रेस हाईकमान खत्म नहीं कर पाता, या फिर जो भी नेता वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बयानबाजी जिस तरह की भी करते हैं या गुटबाजी है, उसे जानबूझकर ठीक नहीं करता कांग्रेस हाईकमान? नहीं, इनके कंट्रोल में ही नहीं रही है चीजें। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में खोती जा रही है, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, चाहे वो पहले राहुल गांधी जी बने, फिर सोनिया जी बनी, फिर राहुल जी बने, और अब उन्होंने एक बिल्कुल डम्मी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको बना दिया अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। पर आप जबकि भी देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कभी भी बोलने से पहले वो हमेशा राहुल गांधी की तरफ देखते हैं कि ये इशारा करेंगे मुझे बोलने के लिए बोला जाएगा तो मैं बोलूंगा। उसी तरह पर अगर हम नीचे राष्ट्र को छोड़ करके प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हरियाणा में कांग्रेस नाम की जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास ही घूमती है और केंद्रित रहती है। उसमें आप इतिहास को अगर देखेंगे तो इनके जितने भी अध्यक्ष रहे, जब 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, उसमें भी इन्होंने उस वक्त अपना प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनने दिया था, अपितु फूलचंद मुलाना जी जो वो लगातार कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्हीं के साथ इन्होंने अपना पूरा टेनओवर निकाला। उसके बाद राहुल जी की इंटरफेरेंस के बाद इन्होंने अशोक तंवर को अध्यक्ष बनवा। अशोक तंवर के अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से गुटबाजी सामने उभर कर आई, उसको भी सबने जब जाहिर तौर पर देखा, और अंत में उस अशोक तंवर का अध्यक्ष का क्या हासिल हुआ ये भी सबने देखा कि उसके बेचारे की लाठियों से मार करके पिटाई करी गई। अध्यक्ष रहे थे, पहली बार कोई अध्यक्ष जो है अपनी पार्टी के लोगों से पिटा है। एक और तो इसका भी उदाहरण, इससे पहले ही सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, जो तत्कालीन जो सोनिया गांधी जी हैं उस वक्त वो उनके विरुद्ध खड़े हुए थे और अध्यक्ष बने थे, उनको था। तो कांग्रेस में अध्यक्षों की पिटाई, अध्यक्षों का अपमान करना ये इनकी पुरानी परंपरा है, और उसी के अगर इनका अध्यक्ष डमी है, इनके सुप्रीमो के अनुसार काम करता है, तो ये काम करवा लेंगे और चलता रहेगा। आप देखिए कि अभी भी उदय भांति की आपने क्लिप सुनाई, उसने कहा कि बहुत जल्द संगठन तैयार होगा। 14 महीने उनको अध्यक्ष बने को हो चुके हैं और उनका जल्द नहीं है। 3 साल का तो आपका कार्यकाल है, आधा कार्यकाल तो चला ही गया, तो कितना समय और लेंगे आप संगठन को बनाने में। तो मेरा अभाव ये है कि आज हरियाणा में 5 ग्रुप जो कांग्रेस के मुख्यतः चलते हैं, उसमें किरण चौधरी जी ने आज स्पष्ट ये कर दिया कि मुझे भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी किसी की जरूरत नहीं है। और आपको ध्यान होगा पहले, इससे पहले जिनकी एक फेमस जो इनकी यात्रा थी, जिसमें कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उस वक्त उदय भांजी का बयान आया था कि कौन किरण चौधरी, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं जानता। मतलब इस प्रकार की स्टेटमेंट दे करके उसी किरण चौधरी जिन्होंने आज किरण चौधरी जी ने कह दिया कि मैं अपनी लोकसभा में किसी को अपने पास नहीं आने दूंगी, मैं अपने आप जीतूं। और उन्होंने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं चुनाव लड़ने जा रही, मेरी बेटी चुनाव लड़ने जा रही है और मैं चुनाव लड़ूंगी एमएलए का। तो अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या इनके प्रदेश के अध्यक्ष, इनके हाथ में कुछ नहीं होता है। उदय भांजी वही बोली बोलेंगे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों शैलजा जी ने ये कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो 5 इन्होंने अपने पॉइंट बनाए, 5 मुद्दे बताए, वो 5 मुद्दे जो हैं जिन मांगों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे, वो तो इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं।
हम अपना मैनिफेस्टो देंगे, उसके बाद वो डिमांड हम अपने मैनिफेस्टो में लोगों की इसकी बात जारी करेंगे। और जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि भाई कांग्रेस को समझ में आ गई कि मुफ्त की चीजें कैसे बांटती है, हमारे तो मुख्यमंत्री मनोहर जी ने कल भी कहा है, मनोहर जी ने कहा कि हम अपने प्रदेश में किसी भी रूप में किसी को फ्री चीज नहीं देंगे। फ्री चीज कैसे दे देंगे? जो चीज आती है पैसे की है उसको फ्री में कैसे दे देंगे? प्रदेश की जनता के लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसको ऐसे नहीं लुटाया जा सकता। और जिस प्रकार से इन लोगों ने 45 करोड़ रुपए बंगले के ऊपर खर्च कर दिए मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने ये कहा था मैं तो सादगी से जीवन दूंगा, जितनी सच्चाई और ईमानदारी की सरकार है, उसका डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर जेल में बैठे हुए हैं पिछले 1.5 साल से, तो किस प्रकार की बातें नैतिकता की ये कर रहे हैं? इस पर इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे भाई ना तुम 3 में हो ना 13 में हो, तुम्हारे पास कुछ न जमीन बची ना सिस्टम बचा, और तुम बात करते हो, तुम झगड़े पे बात करते हो। तुम तो कह रहे थे कि कांग्रेस का इंटरनल अपना झगड़ा है, ये तो हक खून का लड़का है, ये तो अपनी जो ताकत दिखाने का झगड़ा सुप्रीमो, और तुम्हारे बीच में भी तो यही हुआ। तुम तो आपस में लड़े हो, अपने भाइयों के साथ लड़े हो, भतीजों के साथ लड़े हो, तो तुम क्या बोलोगे? जिसकी छालनी में इतने छेद हो उसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम क्या बोलोगे? मैंने खुद भी कहा कि चलिए डिबेट आज कांग्रेस पर है, नहीं तो इनेलो की स्थिति भी सबके सामने है, और इनेलो में गुटबाजी होगी कहां से, जब उसके लिए गुट होने या बड़े नेताओं का होना भी जरूरी है, वो इनेलो में है नहीं। वर्तमान स्थिति की हम बात करें वो भी क्लियर के। पंकज बेनीवाल जी, जब बार बार किरण चौधरी उदयभान को लेकर या भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जिस तरह के बयान देती हैं, तो क्या इससे ये बहुत साफ हो जाता है कि, क्योंकि कुमारी सैलजा ने भी बैठक में अभी खबरें जो हैं उनके मुताबिक सुरजेवाला ने भी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, दीपेंद्र हुड्डा के चुनावी ऐलानों को लेकर सवाल उठाए कि क्या ये लड़ाई भूपेंद्र हुड्डा बनाम कांग्रेस में सभी नेताओं की लड़ाई होने जा रही है, या फिर भूपेंद्र हुड्डा इतने बड़े कद के नेता हैं कि सभी नेता उनके खिलाफ एकजुट दिखते हैं? ये जो अभी गुटबाजी जो दिख रही है सामने, जो आज किरण चौधरी जी का बयान है, जो पूर्व में भी इन्होंने बार बार देती रही हैं कि मेरे को तो पूछ नहीं हो रही है, मेरे को फोन नहीं आ रहा है, मेरे को बुलाया नहीं जा रहा है, तो वो सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे उनका टारगेट होता है। और ये गुटबाजी की वजह से, जो आप संगठन का आपने क्वेश्चन किया था कि संगठन नहीं बन पा रहा या कब तक बनेगा कांग्रेस का, वो इस गुटबाजी की वजह से नहीं बन पा रहा है इनका, क्योंकि ये अपने अपने एरिया में बहुत मजबूत अपने आप को मानते हैं, और अपने जो प्रदेश अध्यक्ष इनका बनता है उसकी ये मानते नहीं है, ना ही अपने जो प्रभारी इनके बनाए जाते हैं उसकी ये लोग मानते हैं। इसीलिए हर बार कांग्रेस में प्रभारी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, और वो बिना ही संगठन बनाए छोड़ देते हैं उसको कि भाई हरियाणा हमारे बस की बात नहीं है, इन लोगों के साथ काम करना, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे वो सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, या अलग तमाम इनके गुट हैं, इन गुटों के साथ पार पाना उस प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी, उस प्रभारी के लिए भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है। ये तो राज्यसभा भी जानबूझकर हरा दी अपनी सीटें इन्होंने। हाँ। राज्यसभा में इनका आसानी से एक बन सकता था राज्यसभा मेंबर, लेकिन जानबूझकर हराया, और सुरजेवाला जी को पता था कि मुझे हरा देंगे, कांग्रेस के गुटबाजी की वजह से मैं हार जाऊंगा, इसीलिए वो बाहर जाकर हरियाणा छोड़ के बाहर से राज्यसभा सांसद बनना उन्होंने अपना अच्छा समझा, क्योंकि हरियाणा से वो हार उनकी निश्चित थी। ये सब जो चीजें हैं कि राज्यसभा में हार हो जाना, संगठन का ना बन पाना, ये सारा गुटबाजी की तरफ इशारा करता है, और ये एक कभी भी नहीं हो सकते। जो हर बार इनका हश्र हुआ है, अब की बार भी कांग्रेस हारेगी, निश्चित तौर पर हारेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भले ही ये कह दिया हो कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, पिछले चुनाव में जो हमने गलतियां की, अरे भैया गलतियां तो आज भी वही हैं। आज भी आप किरण चौधरी को साथ लेके नहीं चल रहे, आज आप सुरजेवाला को साथ लेके नहीं चल रहे, आज आप तमाम और गुटों को साथ लेके नहीं चल रहे, तो इससे साफ नजर आता है कि आप सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि एमएलओ का अगर ज्यादा संख्या मेरे पास होगी तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उनको किसी से मतलब नहीं है, ना किरण चौधरी से मतलब है, ना उनको सुरजेवाला से मतलब है, ना सैलजा जी से मतलब है, ना किसी और से मतलब है। वो स्वयंभू बनना चाहते हैं कांग्रेस में कि मेरी वजह से ये सब होगा। और आप देखेंगे कि बीजेपी के नेताओं से भी उनकी बड़ी दोस्ती है, बार बार शब्द यूज करते हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, अमित शाह मेरे दोस्त हैं, गडकरी जी मेरे दोस्त हैं, वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ बोल दें तो वो मेरे दोस्त हैं, और मनोहर लाल खट्टर जी उनके खिलाफ बोल दें तो वो मेरे दोस्त हैं। उसके बाद सफाई ये देंगे कि राजनीतिक दोस्ती अपनी है और वैसे दोस्ती अपनी है। अरे भैया सबको नजर आता है, आपके अगर एमएलए कम हुए, आपने स्पष्ट कर दिया, ज्यादा हुए तो मुख्यमंत्री मैं, कम हुआ तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, किसी और दल में
बीजेपी में या किसी और में अपने आप को लेके चला जाऊंगा, ये स्पष्ट तौर पर है ज्योति जी। अगर ज्यादा हुए तो ये कांग्रेस में होंगे, अगर ज्यादा नहीं हुए तो ये बीजेपी में जाएंगे। ये अपनी दोस्ती वहां पर जाकर निभाएंगे जो बीजेपी के दोस्तों के साथ ये लोग कह रहे हैं। और एक बात और रह गई, देखिए ज्योति, जो किशन डूल जी कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ियां, जिनकी पार्टी बोलिए, जिस पार्टी के पास में एक विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा में 100 से ज्यादा वोट नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करे तो बड़ी हैरानी होती है। इनको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कि सबसे बड़े जो नेता आज के दिन में कौन है। इनको मेरे को एक और बड़ी गजब की चीज लगी, अध्यक्ष जी के ऊपर, अध्यक्षों, कांग्रेस के अध्यक्षों के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणी मेरे बड़े भाई ने की। मेरे पास में ऐसी वीडियो मेरे पास में सार्वजनिक है जहां पर अमित शाह जी जो है जेपी नड्डा जी को धक्के मारते हुए 2-3 जगह सार्वजनिक कार्यक्रमों में हटाते हुए दिखते हैं, कभी मोदी जी हटाते हुए दिखते हैं। अरे हरियाणा, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र कहाँ बचा है? केवल एक ही बचे हैं, नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह, 2 गुजराती चला रहे हैं इस देश को। कहाँ है लोकतंत्र? कौन से लोकतंत्र की हम बात करते हैं? आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्के मार करके जो है सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप साइड में करते हैं और फिर बात करते हैं अध्यक्षों की इज्जत करते हैं। देखिए, कांग्रेस के आंतरिक मामले के अंदर दखल देने से ज्यादा बेहतर है इन पार्टियों के लिए अपनी ग्रोथ और अपने विजन के ऊपर बात करें, अपने विजन के ऊपर चीजों को लेकर के जाएं। आप फ्री की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या बयान देते हैं, घोषणा नहीं कर रखी है प्लेटफॉर्म पर बात करें ना, फिर पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात कर लें, सारी किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। ये हमारे नेताओं की समस्या है, हमारे नेताओं की समस्या है, तो इसको दूर किया जाए। लेकिन हमें इन चीजों को पर चर्चा करनी चाहिए कि सभी पार्टियों के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती। चर्चा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसमें चर्चा और बहस होगी, आपके विरोधी उस पर सवाल उठाएंगे। ज्योति, दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टियां एक और बात, जैसी भी स्थिति में कभी भी हुड्डा साहब ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे साथ में विधायक होंगे। तो देखो, मिस इंटरप्रेट बार 2 बार इस बात को कहा गया है। उन्होंने कब कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ज्यादा विधायक होंगे? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके पास ज्यादा विधायक है। मेरे पास तो वीडियो है, सुनाओ। अगर मेरे साथ भी विधायक, अरे मेरे पास बतेरे वीडियो है, वीडियो को छोड़िए आप। अरे वीडियो को छोड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है उन्होंने। एक पत्रकार भाई ने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, आज के दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, जब उन्होंने जवाब दिया है कि अगर ज्यादा एमएलए मेरे साथ होंगे तो मैं बनूंगा। समस्या है, चलिए इसी बात को आगे ले जाते हुए जादव साहब, देखिए भूपेंद्र हुड्डा बड़े कद के नेता हैं, इसमें कोई इफन बट है ही नहीं। 5 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, संगठन में अलग अलग जिम्मेदारी निभाई। राजेंद्र जी 2 बार के मुख्यमंत्री, और राजनीतिक उपलब्धियों के हिसाब से कहा जाए कि बड़े कद के नेता हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन दूसरे कांग्रेस के जो नेता, जो वर्चस्व के आधार पर या वोट के आधार पर, विधायकों के साथ के आधार पर, जो कि भूपेंद्र हुड्डा से बहुत छोटे कद के नेता नजर आते हैं वर्तमान स्थिति में, तो क्या कारण है कि हुड्डा साहब की लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर पाते, बार बार उनके खिलाफ बयान दिए जाते हैं? जादव साहब, आपसे सवाल। हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की गुटबाजी को कंट्रोल करने के लिए हाईकमान को ही कुछ संज्ञान लेना चाहिए। प्रभारी के जरिए वो जिस तरह के प्रयास हैं वो सफल नहीं हो रहे, और अब ये है कि अभी तो टिकटों का बंटवारा होगा और सब अपने अपना दावा पेश करेंगे। पिछले चुनाव में ये बताया गया है कि जो हुड्डा जी ने जो टिकटों का बंटवारा करवाया था उनमें ज्यादातर कैंडिडेट चुनाव जीत गए, और बाकी के जो नेताओं के कोटे से जिनको टिकट मिला था उनमें ज्यादातर हार गए। तो ये स्थिति ना हो, कांग्रेस अगर अपने को आगे बढ़ाना चाहती है तो इस स्थिति को नियंत्रित करना पड़ेगा। कुछ उदारता का भी कोई फॉर्मूला लेकर आए ताकि सबको साथ लेके चलने की जो प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाए। लेकिन ये है कि लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए या वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस अपनी पहचान न खो दे, क्योंकि अब ये गुटबाजी ही कांग्रेस की पहचान बन चुकी। तो ये चिंता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे ताकि कांग्रेस की पहचान बनी रहे। तो ये देखने की जरूरत है कि लंबे समय से 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अगर इसी तरह से चलता रहा 1-2 टर्म और अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी तो यूपी बिहार जैसी स्थिति हो जाएगी। तो सबको बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि इस जहाज को डूबने से बचाएं, नहीं तो इसमें छेद बढ़ते जाएंगे और एक दिन ये जहाज बैठ जाएगा
और पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। टाइटैनिक जहाज की तरह इनकी स्थिति हो जाती है। तो ये कांग्रेस जनों को बैठ के मंथन करना चाहिए। और आम कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों जागृत नहीं, वो इन नेताओं पर दबाव डालेंगे, ये बयानबाजी बंद की जाए और मिलकर काम किया जाए। अब सभी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा कोई भी। और अगर वो एक मुख्यमंत्री बना और बाकी गुट उसके खिलाफ सक्रिय हो गए तो गुटबाजी का फासला कैसे होगा? गुटबाजी का समापन बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। ये कल्चर एक सोच समझ की बात है और इनको इन सब नेताओं को मिल बैठ के ये तय करना चाहिए कि कांग्रेस को हरियाणा में कैसे आगे बढ़ाए। कृष्ण ढूल जी, आप लोगों के लिए भी बहुत आप कह सकते हैं कि एक राहत की बात होगी कि कांग्रेस यूं तो मजबूत है, इसमें भी कोई दरार नहीं, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई, इनकी गुटबाजी खुद ब खुद इनके लिए मुश्किलें खड़ी करती है। और मुश्किलें इतनी कि संगठन का गठन नहीं हो पाया है। दावे भले ही किए जाएं कि बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द लिस्ट आने वाली है। चलिए, संपर्क नहीं हो पाया इनसे। डहीनवाल जी, क्योंकि देखिए पिछली बार खुद ही ढुल साहब ये कह रहे हैं कि कोटे के हिसाब से टिकट वितरण कहीं ना कहीं हुआ, नुकसान उसका झेलना पड़ा, और इस बार भी ना अभी संगठन की लिस्ट आई है। बार बार कहा जाता है, हुड्डा साहब ने खुद हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद लिस्ट आएगी, लेकिन अभी भी लिस्ट का इंतजार है। तो ये दूसरे दलों के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है कि कांग्रेस अपनी आपसी लड़ाई में उलझी है। आपकी आवाज नहीं मिल रही रजन जी। कांग्रेस की बात ना करें, अपने दल की बात करें, जिस प्रकार से हम अपनी बात करें तो हम कांग्रेस के ध्यान में नहीं देखते, क्योंकि हम भी जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और जो इंडियन नेशनल लोकदल लगातार सत्ता में भी रही है तो उसका भी दायित्व बनता है कि वो भी जनता के बीच में जाए। अब हम ये नहीं देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। अगर वो जनता की सुनवाई नहीं कर रही तो फिर हमारी भी तो जिम्मेदारी तय है। हम भी तो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अगर नहीं सोच रहे तो इसी की वजह से तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब दोबारा जनता के बीच, जनता के पास जा रही है, जनता के लगातार संवाद कर रही है। वो क्यों कर रही है? वो इसी वजह से कर रही है क्योंकि जो भी काम है वो जनता के द्वारा तय किया जाना चाहिए। और को भी अभी जिस प्रकार से हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारा एक विधायक है, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं इस चीज को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हमारा एक विधायक है। और 2019 के बाद अब 2024 का नतीजा आप अपने आप देख लेना कि इंडियन नेशनल लोकदल कहां खड़ी है। क्योंकि हमारी जो मेहनत है, जो अब आज की जो हालात बने हुए, वर्तमान में जो हालात बने हुए, जनता इंडियन नेशनल लोकदल का साथ जुड़ी हुई है। और अगर जनता निश्चित तौर पर जब उनके साथ जुड़ेगी तो रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। और रिजल्ट अगर आएंगे तो ये कहने की बात नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। आज ये लोग जो अपने आप को सीएम घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनके सबके वायदे हवाई हो जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप को एक बार फिर मजबूती स्थिति में लाने में कामयाब हो चुकी है। और आगामी जो चुनाव नजदीक आएंगे, हमारी जो कार्यशैली है और मजबूत और प्रभावी तरीके से जनता के बीच में जाकर अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। पंकज बेनीवाल जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांटती है। अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी, स्वच्छ पानी, अगर ये सारी चीज़ें इनको लगता है कि फ्री की रेवड़ियां, तो अरविंद केजरीवाल भी बांटेगा। और आपकी पार्टी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक के अंदर बिजली फ्री दूंगा। अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं सीखा था। तो ये फ्री की रेवड़ियां आप क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? वो 15 लाख का पापड़ कहां गया जो आप लोगों ने पहले 2014 के चुनाव में कहा था कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, काला धन वापस आती, वो पापड़ कहां चला गया? वो किसको बेच के खा गए आप लोग? ये सारी बातें हैं। और जो कांग्रेस की आप बार बार बात कर रहे हैं, अगर 4-5 लोगों की आपस में नहीं बन पा रही, कोई सहमति 4-5 लोगों की नहीं बन रही है, तो हरियाणा की जनता को कैसे संभालेंगे? कैसे इतनी करोड़ जनता हमारी जो हरियाणा की है उसको कैसे लोग संभालेंगे, या उनके साथ कैसे इनका सामंजस्य बैठेगा? आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और जनता के साथ सामंजस्य बैठा करके 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से बनने जा रही है। कृष्ण ढूल जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। ढूल साहब, देखिए मुख्य मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा। आज जो हालात हैं उसके आधार पर हम दावा कर सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अगर आपस में ही बटी रही, कांग्रेस की गुटबाजी अगर नहीं कंट्रोल में आती है, तो बीजेपी के लिए राहें आसान होंगी 2024 में? बिल्कुल ज्योति, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की मनोहर सरकार ने 3 करोड़ लोग हरियाणा के लोगों के लिए जो एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसको सार्थक करते हुए हम आम आदमी तक, भीड़ में खड़े अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय, भीड़ में खड़े, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम सरकार की मदद नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक मनोहर जी चैन नहीं लेंगे। और पिछले 9 साल से वो लगातार बीजेपी की जो सरकार है वो ये प्रयास कर रही है। और कांग्रेस की गुटबाजी तो ऐसे ही चलेगी। और हरियाणा में गुरुग्राम की जनता इंतजार कर रही है कि 9 साल का जो विकास कार्य है वो गुरुग्राम में कब आएगा।
गुड़गांव की जनता सोच रही है कि कब हमारा बस स्टैंड बनेगा, कब सरकारी स्कूल बनेगा, कब सरकारी अस्पताल बनेगा। आप रुकिए बीच में, आपके तो जो हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम जो जेल में आराम, आप अपनी बता दो ना, आप गुड़गांव के लिए क्या कर रहे हो? आप अपनी बातें तो करनी नहीं, जब आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो अपनी अनगढ़ बातें करनी स्टार्ट कर देनी है। गुड़गांव के लिए आप लोगों ने क्या किया है वो बताओ एक बार। गुड़गांव के लिए हमने करीब जो अभी जलग्राम बन गया उसका क्या है? 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने गुड़गांव के विकास के लिए लगाए हैं। 1,500 करोड़ के तो हमने अंडरब्रिज बनाए हैं जिससे कि सुगम हुआ है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया और इससे बड़ी उम्मीद क्या कर सकते हैं भारतीय जनता? मेट्रो का एक टिकलर नहीं पढ़ाया आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चर्चा हमने कांग्रेस की स्थिति को लेकर की, बयानबाजी गुटबाजी लगातार हावी है और कैसे इससे कांग्रेस पार पाती है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।